साल 1857। एक ही साल, लेकिन नाम दो। अंग्रेज इसे कहते हैं सिपाही विद्रोह। वहीं हम भारतीय इसे याद करते हैं पहले स्वतंत्रता संग्राम के तौर पर। तो फिर सच क्या है? क्या ये बस कुछ नाराज सैनिकों का गुस्सा था, या फिर ये आजादी के लिए लड़ी गई पहली बड़ी लड़ाई थी? देखिए, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये तो नजरिए की लड़ाई है। तो चलिए आज इस ऐतिहासिक गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो यहां दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ ब्रिटिश नजरिया इसे सिर्फ एक सिपाही विद्रोह मानता है, मतलब कुछ अनुशासनहीन सैनिकों का छोटा मोटा लोकल हंगामा। और दूसरी तरफ है भारतीय नजरिया, जो इसे स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहता है, यानी पूरे देश में फैला एक आंदोलन, आजादी के लिए उठी पहली बड़ी आवाज। घटना एक ही है, लेकिन उसकी कहानियां दो हैं, बिल्कुल अलग। सवाल ये है कि इतनी बड़ी आग आखिर लगी कैसे? अक्सर ऐसा होता है ना कि बड़े बड़े तूफानों की शुरुआत एक मामूली सी चिंगारी से होती है, और 1857 में वो चिंगारी थी एक अफवाह। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी शब्द समझ लेते हैं, सिपाही। ये वो हिंदुस्तानी सैनिक थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में काम करते थे। इस पूरी कहानी के सेंटर में यही लोग थे। तो ये थी वो चिंगारी जिसका हम जिक्र कर रहे थे। एक नई बंदूक आई थी, एनफील्ड राइफल। अब इसमें जो कारतूस इस्तेमाल होते थे उन्हें बंदूक में डालने से पहले दांत से काटना पड़ता था। और तभी एक अफवाह फैली, एक ऐसी अफवाह जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अफवाह ये थी कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। अब देखिए, हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है और मुसलमानों के लिए सुअर हराम। तो ये सिर्फ एक अपमान नहीं था, ये उनके धर्म पर, उनकी आस्था पर सीधा हमला था। और बस इसी एक अफवाह ने हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों को गुस्से की आग में एक साथ ला खड़ा किया। और फिर क्या था? आग ऐसी फैली जैसे जंगल में फैलती है। मार्च में बैरकपुर में मंगल पांडे अकेले आगे आए, लेकिन 10 मई आते आते मेरठ की पूरी छावनी ने बगावत कर दी। और सोचिए, इसके ठीक 24 घंटे बाद 11 मई को ये विद्रोही दिल्ली पहुंच गए, सीधे लाल किले। वहां उन्होंने बुजुर्ग मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। और बस रातों रात ये एक मामूली फौजी बगावत नहीं रही, ये एक बहुत बड़ा आंदोलन बन चुकी थी। लेकिन सोचिए, क्या इतना बड़ा विद्रोह सिर्फ एक राइफल की वजह से हो सकता है? बिल्कुल नहीं। वो राइफल तो बस एक चिंगारी थी जिसने उस बारूद के ढेर में आग लगा दी जो सालों से, बल्कि दशकों से इकट्ठा हो रहा था। वो असंतोष अब फटने के लिए बिल्कुल तैयार था। तो चलिए देखते हैं कि ये बारूद का ढेर आखिर बना कैसे था। इसकी परतों को खोल कर देखते हैं। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं थी, ये तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल, मतलब राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सभी तरह के गुस्से का एक एक्सप्लोसिव मिक्सचर था। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल रीजंस की, यानी राजनीतिक शिकायतों की। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। इसे व्यक्तिगत का सिद्धांत भी कहते हैं। अब ये पॉलिसी बड़ी चालाक थी। इसके हिसाब से अगर किसी राजा का अपना सगा बेटा नहीं है तो उसका राज्य सीधा ब्रिटिश कंपनी के कब्जे में चला जाएगा। और इसी पॉलिसी के नाम पर झांसी, सतारा, नागपुर, एक के बाद एक कई रियासतें हड़प ली गईं। हद तो तब हो गई जब उन्होंने वफादार अवध को भी नहीं छोड़ा। जाहिर है, इससे पूरे हिंदुस्तान के राज परिवारों में एक डर और गुस्से की लहर दौड़ गई। अब आते हैं इकोनॉमिक साइड पर, यानी पैसों से जुड़ी बातों पर। यहां तो हालात और भी खराब थे। किसानों पर इतने ज्यादा टैक्स लाद दिए गए थे कि उनकी कमर ही टूट गई। वो कर्ज में डूबते जा रहे थे। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था? ब्रिटेन की फैक्ट्रियों से सस्ता सामान आकर हिंदुस्तान के बाजारों में भर रहा था। नतीजा, यहां के लाखों बुनकर, कारीगर सब बेरोजगार हो गए। सीधे शब्दों में कहें तो हिंदुस्तान की दौलत इंग्लैंड जा रही थी और हिंदुस्तान में गरीबी फैल रही थी। लेकिन बात सिर्फ जमीन या पैसे तक सीमित नहीं थी। अंग्रेज अब लोगों की सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं में भी दखल दे रहे थे, जैसे कि सती प्रथा पर रोक लगाना। भले ही एक अच्छा कदम था, लेकिन उस वक्त बहुत से लोगों को लगा कि ये उनके रीति रिवाजों पर हमला है। और फौज के अंदर का माहौल, वहां तो भेदभाव साफ साफ दिखता था। हिंदुस्तानी सिपाही भी उन्हीं जंगों में लड़ते थे, उन्हीं खतरों का सामना करते थे, लेकिन उन्हें तनख्वाह कम मिलती थी, प्रमोशन के चांस ना के बराबर थे। ये जो दोहरा रवैया था ना, ये उनके सेल्फ रिस्पेक्ट, उनके आत्मसम्मान को सीधी ठेस पहुंचा रहा था। तो अब ये सारा गुस्सा, ये सारा असंतोष हवा में था। इसे एक दिशा देने के लिए एक लीडर की जरूरत थी। और इस तूफान की आग को हवा देने के लिए कई बड़े और बहादुर नाम सामने आए। इन सभी चेहरों में एक नाम है जो शायद सबसे ज्यादा जाना जाता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई।
और उनका वो एक जुमला, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये इस पूरी बगावत का नारा बन गया। और रानी लक्ष्मीबाई ने सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने करके दिखाया। अपनी छोटी सी सेना के साथ उन्होंने झांसी के किले से अंग्रेजों की विशाल फौज का सामना किया। और जब झांसी उनके हाथ से चला गया, तब भी वो हारी नहीं। वो वहां से निकली और ग्वालियर तक जाकर लड़ी, और आखिर में युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी लड़ाई शायद उस दिन खत्म हो गई, लेकिन उनकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। एक और ऐसे ही महान योद्धा थे तात्या टोपे। ये जो स्केच है ना, ये उन्हें फांसी दिए जाने से ठीक पहले बनाया गया था, और इसमें भी उनका साहस साफ झलकता है। तात्या टोपे को इस विद्रोह का सबसे बेहतरीन मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट माना जाता है। वो एक कमाल के जनरल थे। जब उन्हें लगा कि आमने सामने की लड़ाई में जीतना मुश्किल है, तो उन्होंने लड़ाई का तरीका ही बदल दिया। उन्होंने अंग्रेजों को मध्य भारत के घने जंगलों में उलझा दिया। अपनी गुरिल्ला टैक्टिक्स यानी छापामार युद्ध नीति से उन्होंने अंग्रेजी फौज की नाक में दम कर दिया था, महीनों तक। लेकिन आखिर में उन्हें अंग्रेजों ने लड़ाई में नहीं, बल्कि एक दोस्त के धोखे की वजह से पकड़ा, और फिर उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ इन 2 नामों तक ही सीमित नहीं थी। ये तो बस शुरुआत है। कानपुर में नाना साहब थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला, और बिहार में तो 80 साल के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। बेसिकली ये बगावत की आग पूरे नॉर्थ इंडिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेताओं के अंडर में धड़क रही थी। पर यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इतना गुस्सा, इतने सारे लीडर्स, इतनी बड़ी बगावत आखिर फेल क्यों हो गई? अंग्रेजों को देश से निकालने में नाकामयाब क्यों रही? तो आखिर खलती हुई कहाँ, क्या कमी रह गई थी? इतना गुस्सा, इतने नेता, इतनी कुर्बानियों के बाद भी इस विद्रोह को कुचल दिया गया, क्यों? इसके पीछे कुछ ऐसी कमजोरियां थीं जिनका अंग्रेजों ने पूरा फायदा उठाया। सबसे बड़ी कमजोरी थी यूनिटी की कमी, एकता का ना होना। सोचिए, इन सभी विद्रोहियों का कोई एक सेंट्रल लीडर नहीं था, कोई एक कॉमन प्लान नहीं था कि अंग्रेजों के जाने के बाद हिंदुस्तान कैसा होगा। हर नेता अपने अपने इलाके, अपनी अपनी रियासत के लिए लड़ा था। और इससे भी बड़ी बात यह थी कि हिंदुस्तान के कई बड़े राजा, महाराजा और जमींदार अंग्रेजों के वफादार बने रहे, उन्होंने विद्रोह का साथ नहीं दिया। तो ये एक बटी हुई लड़ाई थी, और अंग्रेजों ने अपनी डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की पॉलिसी का इसमें जमकर इस्तेमाल किया। मिलिट्री पावर में भी दोनों तरफ जमीन आसमान का अंतर था। एक तरफ थे विद्रोही जिनके पास ज्यादातर तलवारें और पुरानी बंदूकें थीं, और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश फौज जिनके पास मॉडर्न एनफील्ड राइफलें थीं, बड़ी बड़ी तोपें थीं, और उनका सबसे बड़ा हथियार था टेलीग्राफ। इस टेलीग्राफ की मदद से वो एक शहर से दूसरे शहर तक मिनटों में मैसेज भेज सकते थे, अपनी सेना को कोऑर्डिनेट कर सकते थे, जबकि विद्रोहियों के पास कम्युनिकेशन का ऐसा कोई फास्ट जरिया था ही नहीं। तो हाँ, ये विद्रोह फेल हो गया, लेकिन इसके असर ने हिंदुस्तान के आने वाले कल को, उसके भविष्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसके जो नतीजे निकले ना, वो बहुत गहरे थे, और उनका असर बहुत दूर तक जाना था। इस विद्रोह ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। उन्हें समझ आ गया था कि चीजें अब पहले जैसी नहीं चल सकती। तो नतीजा क्या हुआ? उन्होंने हिंदुस्तान पर अपनी पकड़ कमजोर करने के बजाय और मजबूत कर ली। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म कर दिया गया, और हिंदुस्तान को सीधा ब्रिटेन की महारानी के अंडर यानी ब्रिटिश क्राउन के अंडर कर दिया गया। यहीं से शुरुआत हुई ब्रिटिश राज की। मुगल साम्राज्य को ऑफिशियली खत्म कर दिया गया, और इंडियन आर्मी को पूरी तरह से रीऑर्गेनाइज किया गया, ताकि आगे से कोई भी सिपाही इस तरह की बगावत करने की सोचे भी ना। 90 साल। इस विद्रोह के ठीक 90 साल बाद साल 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? शायद नहीं। तो आखिर में वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या 1857 का संग्राम एक फेलियर था? देखिए, अगर मकसद फौरन आज़ादी हासिल करना था, तो हाँ, ये फेल हो गया। लेकिन अगर इसे एक नेशन के जन्म की पहली पुकार की तरह देखा जाए, तो ये बहुत बहुत सक्सेसफुल था। इससे पहले हिंदुस्तान क्या था? अलग अलग रियासतों, अलग अलग राज्यों का एक समूह। लेकिन इस विद्रोह की आग ने पहली बार लोगों में एक हिंदुस्तानी होने की कॉमन आइडेंटिटी, एक साझी पहचान पैदा की, और इसी पहचान ने वो नींव तैयार की जिस पर आज़ादी का अगला 90 साल का संघर्ष खड़ा हुआ और आखिर में जीता। इसलिए 1857 एक अंत नहीं था, वो आधुनिक आज़ाद हिंदुस्तान की कहानी की शुरुआत थी।